रीबर्थ ऑफ स्ट्रेंजर्स लवर्स एपिसोड 8। जैसे ही सबने छुपकर झाड़ियों में देखा तो एक बहुत बड़ा अजगर बाहर निकला और एक पेड़ पर रेंगते हुए बंदर का शिकार करने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। फिर उसने एक बंदर के बच्चे का शिकार कर लिया और वापस झाड़ियों के बीच अपने ठिकाने पर चला गया। ये सब देख सब भयभीत हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने आगे की यात्रा जारी रखी। अब उन्होंने कहा कि भूख लगने लगी है, कुछ खा लिया जाए। तब उन लोगों के लिए रोहित जी ने पराठे और अचार घर से पैक कराकर अपने साथ ले आए थे। फिर सबने नाश्ता किया और पानी पिया तथा थोड़ी देर आराम करने के बाद वो निकल पड़े अपने आगे के सफर में। 2 घंटे चलने के बाद वो बनरूर गांव पहुंचे। वहां गांव वालों से जानकारी ली और पूछताछ करी और उन्हें नताशा की तस्वीर भी दिखाए और कहा कि आप लोगों ने इसको यहाँ कभी देखा है आसपास। सबने मना किया और कहा कि हमने इसको नहीं देखा कभी गांव में। अब रोहित जी ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, अब लगता है कि हमें नताशा बैगरी गांव में ही मिलेगी और वहां पहुंचने के 2 रास्ते हैं, एक तो ये जिस पर हम चल पड़े हैं तथा एक और रास्ता है जो उधर घने जंगल के बीच से होकर निकलता है, वहां जंगली जानवरों का खतरा ज्यादा है। सभी फिर आगे निकल पड़े और 1 घंटे सफर तय करने के बाद बैगरी गांव में पहुंच गए। फिर थोड़ा आराम करने के बाद उन्होंने गांव वालों को नताशा की तस्वीर दिखाए और कई सवाल किए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बता पाया। फिर थक हार कर वो वापस जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला जो अपनी बकरियों को चराकर वापस लौट रहा था। तब अर्नब ने कहा, भाई साहब, ये तस्वीर देखना, क्या आपने इस लेडी को यहाँ आसपास कहीं देखा है? तब उसने तस्वीर को कई बार गौर से देखा और कहा कि हाँ, मैंने इसको वो जो यहाँ से बहुत दूर एक छोटी सी गुफा दिख रही है ना, वहाँ कुछ लोगों के साथ देखा है। फिर उसने उन लोगों को वहाँ का रास्ता बताया और वहाँ से चला गया। तब सबने थोड़ा आराम करके और थोड़ा खा पीकर उस गुफा की तरफ निकल पड़े। 1 घंटे में वो वहां पहुंच चुके थे। उस समय शाम के 7 बज चुके थे और अंधेरा होने वाला था। तब अर्नब ने देखा कि 3 लोग हैं जो शराब पी रहे हैं और ताश खेलने में व्यस्त हैं और गुफा के अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। फिर अर्नब चुपके से गुफा में गया और धीरे से बोला, नताशा, मैं आ गया हूँ, तुम्हारा दोस्त अर्नब। तब नताशा खुश हुई और अर्नब के गले लगकर रोने लगी और कहने लगी कि अर्नब, मुझे बचाओ, नहीं तो ये मुझे मार डालेंगे। तब अर्नब ने कहा कि मैं आ गया हूँ और हमारे साथ 2 पुलिसकर्मी भी हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, हम इन लोगों को पकड़ लेंगे। तभी एक आदमी ने अर्नब के सर पर रिवाल्वर लगा दी और बोला कि पहले तू यहाँ से बचकर जाएगा, तभी तो हमें पकड़कर ले जा पाएगा, अब अगले 2 मिनट में तेरा काम तमाम हो जाएगा। तभी अर्नब ने बहुत फुर्ती दिखाते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी रिवाल्वर उससे छीनकर उसकी कनपटी पर ही लगा दी और कहा कि अब बोलो मेरे जमूरे, तेरा क्या होगा? जमूरे ने कहा, उस्ताद छोड़ दो मुझे। अर्नब ने एक कराटे के वार से उसे बेहोश कर दिया। तब तक इंस्पेक्टर मुकुल, कांस्टेबल सचिन और राहुल जी ने बचे हुए दोनों गुंडों को पकड़ लिया और फिर सबको लेकर वो लोग मुंबई आ गए। फिर उन तीनों के हेड सुजय ने बताया कि नताशा मैडम को मैं टीवी सीरियल में देखा करता था और इन पर मेरा दिल आ गया। मैं मनाली के एक होटल में जॉब करता था। नताशा जी साल में एक बार मनाली घूमने आया करती थी और ये इत्तेफाक था कि वो इस साल हमारे होटल में रुकी थी और मैं ही उनका रूम अटेंडेंट था। अब तो नताशा जी के प्रति मेरे दिल में और प्यार उमड़ पड़ा और मैंने कसम खाई कि मैं किसी भी तरह करके सिर्फ नताशा से ही शादी करूंगा, वरना जिंदगी भर कुंवारा ही रहूंगा। फिर मैंने अपने 2 दोस्तों को पैसे का लालच देकर एक खतरनाक प्लान को अंजाम देने के लिए हम तीनों मुंबई पहुंच गए। फिर हमने नताशा का घर ढूंढ लिया और हम रोज उनके घर की रेकी करने लगे। उसके बाद उस दिन मैंने नताशा जी को घर से बाहर आवाज दे के बुलाया और रुमाल सुंघाकर उसे बेहोश कर उसका अपहरण कर लिया। फिर हमने उसे गाड़ी के पीछे की सीट पर लिटा दिया और उसे मास्क, काले चश्मे पहनाकर और कंबल ओढ़ा दिया और जहां भी चेकिंग होती हम कहते कि मरीज को लेकर जा रहे हैं और किसी तरह बचते बचाते हम मनाली पहुंचे और फिर 2 दिन में हम उस खतरनाक जंगल के रास्ते को पार करते हुए उस गुफा तक पहुंचे। वहां तक डर के मारे कोई पर्यटक घूमने नहीं आता था, तो वह छिपने का बेस्ट ठिकाना था। फिर वहां फल के पेड़ और पानी का पास में ही एक प्राकृतिक स्रोत था। नताशा को हम वहां ले गए और मैं उससे रोज कहता था कि अगर तुमने आगे जिंदगी जीनी है तो मुझसे शादी कर लो और मेरे साथ मेरे गांव में बस जाओ। यहाँ कोई बाहरी व्यक्ति बहुत ही मुश्किल से पहुंच पाता है। अगर जब तक तुम ना करती रहोगी तब तक तुम इस गुफा में ही रहोगी। मैं तुमसे दिलो जान से एक तरफा मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर कुछ दिन बाद आप लोग आ गए और हमें पकड़कर यहाँ ले आए, बस यही कहानी है। तब इंस्पेक्टर मुकुल ने कहा कि सचिन, इन सबको लॉक अप क्लोज लॉक में बंद कर दो, इनको अब सजा अदालत देगी। इंस्पेक्टर मुकुल ने कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कराकर अर्नब और नताशा को अपनी गाड़ी से उनके घर पहुंचा दिया और फिर
नताशा घर पहुंचकर स्वरलीना से मिली तो उसकी हालत देखकर स्वरलीना रोने लगी और दोनों आपस में गले मिलकर काफी देर तक इस गम को बांटते रहे। फिर स्वरलीना ने कहा कि ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया जो नताशा तुम सही सलामत घर पहुंच गई। मैं तो जब से तुम गायब हुए तब से ईश्वर से रोज तेरे लिए प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर, मेरी नताशा को जल्दी हमारे पास पहुंचा दो। चलो, ईश्वर ने हमारी सुन ली और नताशा हमारे पास वापस आ गई। फिर नताशा नहाकर रेडी हो गई खाना खाने के लिए। उसने बहुत दिनों के बाद घर का खाना खाया और उसको आज इस भोजन से संतुष्टि मिली। नताशा ने स्वरलीना से कहा, मैं आराम करने जा रही हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ। स्वरलीना ने कहा कि ओके ठीक है। 1 घंटे के बाद प्यार की राहों में मूवी के डायरेक्टर विनोद पराशर ने नताशा को फोन किया और कहा, नताशा आप बहुत ब्रेव हो जो आप इस सिचुएशन से निकलकर वापस अपने घर पहुंच गई हो। मैंने आपको इसलिए फोन किया कि क्या आप हमारी मूवी प्यार की राहों में साइड हीरोइन का रोल करना चाहेंगी। इतना सुनते ही नताशा खुशी से पागल सी हो गई और उसने डायरेक्टर साहब को शुक्रिया कहा। तब विनोद पराशर ने कहा कि आप तीनों परसों सुबह 11 बजे शूटिंग स्पॉट पर पहुंच जाइएगा। उस दिन आप तीनों की इस मूवी के लिए शूटिंग होगी। नताशा ने कहा, ऑक्सर। शाम को अर्नव, स्वरलीना ने नताशा को बधाई जश्न दी कि आपको भी हमारी मूवी में एक दमदार रोल मिल गया है। नताशा ने कहा, धन्यवाद आप दोनों का, स्पेशली अर्नव का जिसने मुझे वहां से छुड़ाकर अपने घर मुंबई लाने में इतनी मदद करी। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी तुम्हारा अर्नव। तब अर्नव ने कहा, अरे नताशा, इसमें एहसान की क्या बात है, हर दोस्त एक दूसरे की हेल्प करता है। स्वरलीना ने कहा, चलो जरा सी बीच पर घूमने चलते हैं और वहीं एंजॉय करेंगे। फिर तीनों रेडी होकर सी बीच पर घूमने चले गए। स्वरलीना सागर की लहरों से आ रहे पानी पर दौड़कर एंजॉय कर रही थी। इधर नताशा का झुकाव अर्नव की तरफ होने लगा। वो उसे पहले से ज्यादा पसंद आने लगा था। नताशा अब अर्नव की हर छोटी छोटी बातों पर नजर रखने लगी। अर्नव का वो स्वरलीना से ज्यादा ख्याल रखने लगी। अब अर्नव का साथ उसे अच्छा लगने लगा था। तभी स्वरलीना ने दोनों को पुकारा कि तुम दोनों यहाँ आओ, पानी में खेलते हैं। और फिर तीनों बच्चों की तरह पानी में खेलने लगे और तीनों ने खूब एंजॉय किया। फिर तीनों ने वहां पानीपुरी, भेलपुरी और बड़ा पाव और बटाटा वड़ा तथा मसाला डोसा खाया और फिर रात को घर लौट गए। रात को उन्होंने अपने लिए डिनर नहीं बनाया क्योंकि तीनों ने बाहर काफी कुछ खा लिया था, इसलिए उन्होंने डिनर को स्किप कर दिया और तीनों अपने मकान की छत पर ठंडी हवा को खाने के लिए पहुंच गए। नताशा ने कहा कि अर्नव देखो ना, कितना सुहावना मौसम है, इस पर मुझे एक शायरी सुनानी है। अर्नव ने कहा कि इरशाद इरशाद। तब नताशा ने कहा कि आज रात का मौसम खुशनुमा और खुशगवार है, ऐसे में आप जैसे दोस्तों का साथ भी शानदार है। इस दुनिया में आजकल सब लोग तेज और होशियार है, और जो इस दौड़ में आगे निकल गया वो होनहार है। अर्नव और स्वरलीना ने कहा, अंडस्को, बहुत खूब नताशा। तब स्वरलीना ने कहा कि मैं भी कुछ सुनाना चाहती हूँ। फिर उसने अर्नव की ओर देखकर कहा कि आपके प्यार में हम सब कुछ बने और आखिर में आपके दीवाने हो गए। आपके लिए हमने क्या नहीं किया, मगर आप तो हमसे ही अनजाने हो गए। और ऐसा क्या आपको मिल गया जो आप हमें छोड़कर किसी और के परवाने हो गए। नताशा ने कहा, वाह व्हाट अ लाइन्स यार। अर्नव ने कहा, वाह स्वरलीना, आज तो लगता है कि तुमने अपने अंदर छिपे हुए दर्द को बयां कर दिया, सुपर डुपर लाइन बोली है। अब अर्नव ने कहा कि अब मैं कहता हूँ, इस मोहब्बत में रुसवाई का मौका नहीं मिलता। जिंदगी में हर दोस्त सदा अनोखा नहीं मिलता। लुटा दो जिंदगी को एक सच्चे साथी के कदमों पर, क्योंकि यही वह इंसान है जिससे कभी धोखा नहीं मिलता। नताशा और स्वरलीना ने कहा, गजब की लाइनें बोली तुमने अर्नव, ये लाइनें दिलो दिमाग तक को हिला गई। फिर अर्नव ने कहा कि स्वरलीना और नताशा चलो नीचे, बहुत रात हो गई है, अब हमें सो जाना चाहिए। तब सब सोने चले जाते हैं। रात को नताशा ने सपना देखा कि वो और अर्नव न्यूजीलैंड की हसीन वादियों में एक फिल्म की शूटिंग के लिए पहुंचे हैं और फिल्म की शूटिंग चल रही है। उसमें उनके डायलॉग इस तरह थे कि नताशा ने अर्नव से कहा, अर्नव मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, तुम मुझे छोड़कर मत जाना मेरे हीरो। तब अर्नव कहता है, हाँ मेरे हमदम, मैं भी तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, मैं भी तुम्हारे बिना एक भी पल जुदा होके जी ना पाऊंगा। तब नताशा ने कहा, मैं तुम्हारे प्यार को पाने के लिए इस दुनिया से भी लड़ जाऊंगी और किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तब अर्नव कहता है, मैं भी तुम्हारे लिए इस संसार को छोड़ सकता हूँ और किसी भी मुश्किल से भिड़ने के लिए तैयार हूँ। तभी उस मूवी में विलेन की एंट्री होती है, उसका नाम होता है जोकाल। जोकाल का एक फेमस डायलॉग होता है कि नाम है मेरा जोकाल और अपने दुश्मनों के मैं आसानी से कर देता हूँ बुरे हाल।
मुझे आज तक कोई नहीं पकड़ पाया क्योंकि मैंने पूरी दुनिया में फैला रखा है अपना जाल। और जो मेरी बात अगर न माने तो उसके लिए मैं बन जाता हूँ एक काल, इसलिए नाम है मेरा जोकाल। फिर जोकाल और अर्नव की जमकर लड़ाई होती है और जोकाल अर्नव के पैर में गोली मार देता है और नताशा को अपनी कार में बैठाकर अपने घर ले जाता है। तब नताशा जोर से चिल्लाती है, बचाओ अर्नव। तभी नताशा की नींद खुलती और वह कहती है, अरे मैं तो सपना देख रही थी। और फिर अगले दिन सुबह उठकर नताशा, स्वरलीना और अर्नव तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। फिर ब्रेकफास्ट को फिनिश करके तीनों नताशा की कार से शूटिंग स्पॉट पर तय समय पर पहुंच जाते हैं। प्यार की राहों में मूवी के डायरेक्टर विनोद पराशर उन्हें मूवी का सीन समझाते हैं। तब शूटिंग शुरू हो जाती है। तान्या नताशा कहती है कि राज, अर्नव, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे बिना अब मैं एक पल भी नहीं रह सकती। क्या तुम भी मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? राज कहता है कि मैं तो सिर्फ रियाज स्वरलीना से प्यार करता हूँ और उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो मेरी जान है। तब तान्या ने कहा कि राज, तुम चाहे मुझसे कितना भी दूर चले जाओ तब भी तुम मेरे मायाजाल से नहीं बचोगे और एक दिन मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी। राज कहता है कि तान्या, तुम बेकार का मुझ पर अपना कीमती समय बर्बाद कर रही हो, क्योंकि मैं पहले से ही एंगेज हूँ। तुम कोई अच्छा सा जीवन साथी ढूंढकर उससे शादी क्यों नहीं कर लेती? वह तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तभी रियाज स्वरलीना कहती है कि मैं तुम्हें राज को कभी हासिल नहीं करने दूंगी, क्योंकि राज सिर्फ मेरा है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तभी डायरेक्टर विनोद पराशर कहते हैं कि बहुत अच्छे, आज की शूटिंग का पैकअप करते हैं और फिर कल मिलते हैं सब इसी जगह पर। ऑकन बाय टू ऑल ऑफ यू गाइस। सभी लोग फिर अपने घर को निकल जाते हैं। स्वरलीना, नताशा और अर्नव अब घर पहुंच चुके थे। स्वरलीना ने अर्नव से कहा कि अर्नव, मुझे लगता है कि मैं अब तुम्हें अच्छी नहीं लगती। आजकल तुम्हारा ध्यान नताशा की तरफ ज्यादा रहता है। अर्नव ने कहा कि अरे पगली, कैसी बात कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है, तुम खामखा ही टेंशन ले रही हो। स्वरलीना ने कहा कि अर्नव, मुझे कभी कभी डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं और ये नताशा तुम्हें मुझसे छीन कर ना ले जाए। तब अर्नव ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ जाओ, अर्नव सिर्फ तुम्हारा है और जीवन भर तुम्हारा ही रहेगा। फिर अर्नव ने कहा, हर दर्द किसी चोट की निशानी है। हमारी पूरी जिंदगी एक दुख भरी कहानी है। भुला देते उनके दिए जख्म को अपने दिल से, पर ये जख्म ही तो उनकी आखिरी निशानी है। स्वरलीना ने कहा, नाइस लाइंस अर्नव। अर्नव ने कहा कि स्वरलीना, चलो सागर के किनारे चलते हैं हम दोनों और वहां घूमेंगे फिरेंगे और मौज मस्ती करेंगे तो हमारा अच्छा टाइम पास हो जाएगा। फिर वो दोनों सी बीच घूमने के लिए चले जाते हैं। वो वहां खूब एंजॉय करते हैं और सागर किनारे पानी पूरी, भेलपुरी और मसाला चाट का भरपूर स्वाद लेते हैं और फिर दोनों शाम को घर वापस आ जाते हैं। रात को डिनर में स्वरलीना और नताशा ने मिलकर शाही मटर पनीर, वेज बिरयानी, तवा रोटी और टमाटर की चटनी बनाई, जिसे सबने खूब मजे से खाया। और फिर अर्नव ने कहा, सच में आज रात का खाना गजब का बना है, इसे खाकर मजा आ गया। रात को स्वरलीना सो चुकी थी, तब अर्नव की नींद खुली तो वह छत पर हवा खाने के लिए चला गया। उसने देखा कि आसमान में चांद अपने शबाब पर है और चांदनी रात का मौसम बहुत शानदार है। तभी अचानक उसने पास वाले मकान पर देखा तो उसे एक साया साथ जाते हुए दिखा। उसने गौर से देखा तो वो साया छत से नीचे उतर रहा था। अर्नव सोच में पड़ गया कि ये कौन हो सकता है। फिर अर्नव नीचे कमरे में सोने को चला गया। सुबह पूरे मोहल्ले में ये खबर आग की तरह फैल गई कि एक बिल्डर सुधीर राय का किसी ने मर्डर कर दिया है। सुधीर राय का मकान नताशा के घर के पास ही था। अर्नव सोच में पड़ गया कि कल मैंने एक इंसान के साए को उसके घर की छत से नीचे उतरते हुए देखा था, कहीं कातिल वही तो नहीं है। तभी पुलिस अर्नव के मोहल्ले में पहुंच चुकी थी। तब पुलिस ने डेड बॉडी को अपनी कस्टडी में लेकर अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास के इलाके के सीसीटीवी चेक किए और लोगों से पूछताछ भी करी और घटनास्थल से एविडेंस भी इकट्ठा किए। उन्होंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। उसके बाद पुलिस वहां से चली गई। इधर अर्नव, स्वरलीना और नताशा अपनी शूटिंग के लिए शूटिंग स्पॉट पर कार में सवार होकर चल दिए। थोड़ी देर में वो लोग शूटिंग स्थल पर पहुंच गए थे और फिर उन्होंने प्यार की राहों में मूवी की आज की शूटिंग शुरू कर दी। सभी लोग अब अपने काम पर लग गए। इधर पुलिस बिल्डर सुधीर राय की हत्या के कातिल को ढूंढने में लगी थी। पुलिस ने सुधीर राय की सारी जानकारी उनके भाई सुजीत राय से ली। सुधीर राय के घर में उनकी पत्नी हेमलता राय, भाई सुजीत राय, उनकी पत्नी नीना राय और सुधीर राय का बेटा सुधांशु राय तथा सुजीत राय का बेटा सुमित राय रहते थे। पुलिस ने सबसे गहन पूछताछ करी और आवश्यक बातों को वे नोट करते रहे। फिर सब चले गए। इंस्पेक्टर अरुण ने कांस्टेबल जीवन को कहा कि
तुम्हें इनमें से ही कोई कातिल लगता है क्या? तब जीवन ने कहा कि सर, अभी ये कह पाना जल्दबाजी होगी कि इनमें से कोई कातिल है कि नहीं। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, तब देखते हैं उसमें क्या निकलता है। इंस्पेक्टर अरुण फिर शाम को मृतक सुधीर राय के मोहल्ले में पहुंचते हैं और इस बार नताशा, स्वलीना और अर्नव से भी पूछताछ करते हैं। तब अर्नव कहता है कि इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने सुधीर राय का कत्ल जिस रात को हुआ था, उस रात उनके घर की छत से नीचे जाते हुए एक इंसान की परछाई देखी थी। उस समय रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। फिर मैं नीचे अपने कमरे में सोने चला गया। इंस्पेक्टर अरुण इस बात को सुनकर कुछ सोचने लगते हैं। इंस्पेक्टर अरुण ने अर्नव से कहा कि इस केस में आपको हमारी और भी मदद करनी पड़ेगी। तब अर्नव ने कहा कि बिल्कुल इंस्पेक्टर साहब, मैं हर किसी की मदद के लिए पूरी तरह से तैयार रहता हूँ। इंस्पेक्टर अरुण ने कहा कि आप हमें ये बताइए कि मृतक सुधीर राय कैसे इंसान थे। तब अर्नव ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, मृतक सुधीर राय एक अंतर्मुखी इंसान थे और ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखते थे। उन्हें शराब पीने की लत लगी हुई थी और वो रोज शराब पीते थे। इसके कारण उनके घर में रोज झगड़े होना आम बात थी। साथ ही वे एक बहुत अमीर इंसान भी थे। उनका भतीजा सुमित राय बहुत शातिर इंसान है और हमेशा हर चीज में अपना फायदा देखना उसकी आदत है। इंस्पेक्टर अरुण और अर्नव दोनों मृतक सुधीर राय के घर में पहुंचते हैं और उनके कमरे की तलाशी लेते हैं। तलाशी के दौरान उन्हें अलमारी से एक पेन ड्राइव और एक छोटी डायरी मिलती है। फिर इंस्पेक्टर अरुण उस डायरी को खोलते हैं तो उसमें सुधीर जी के द्वारा भविष्य में बनाई जाने वाली अपनी वसीयत के कुछ अंश लिखे थे और उनकी और भतीजे सुमित राय के बीच अनबन की बात भी लिखी पाई गई। साथ ही उनके भाई सुजीत राय और उनकी पत्नी नीना से भी बातचीत नहीं होती थी और अक्सर प्रॉपर्टी के झगड़े उनमें आपस में हुआ करते थे। उसके बाद इंस्पेक्टर अरुण ने कंप्यूटर के सीपीयू में पेन ड्राइव लगाई तो उसमें कुछ वीडियो क्लिप थे। इंस्पेक्टर अरुण ने पहला वीडियो क्लिप खोला तो उसमें देखा कि सुधीर राय, हेमलता राय अंडमान निकोबार की सैर करने गए हैं और शायद उनका बेटा सुधांशु वीडियो शूट कर रहा है। वो लोग अंडमान निकोबार के अलग अलग द्वीपों की सैर करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। आखिर की वीडियो क्लिप में एक शख्स जिसने मास्क पहन रखा है वो बार बार उनका पीछा करते हुए वीडियो में दिखता है, लेकिन इन तीनों में से किसी को भी कुछ पता नहीं चलता है। इधर अर्नव, नताशा और स्वरलीना तीनों अब लोगों के दिलों में पहचान बना चुके थे। जब भी वो कहीं घूमने जाते तो सब लोग उन्हें ऑटोग्राफ लेने और सेल्फी खिंचवाने के लिए घेर लेते थे। उन तीनों को अपने फैंस को ऑटोग्राफ देने और उनके साथ सेल्फी क्लिक करने में बड़ा मजा आता था। एक दिन अर्नव और स्वरलीना सी बीच में टहल रहे थे कि तभी उनका एक फैंस आया और बोला कि आप राज और रिया हो ना, जो प्यार की राहों में मूवी की जुहू बांद्रा में शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम वही दोनों हीरो और हीरोइन हैं। इतना कहते ही वह फैंस खुशी के मारे उछल पड़ा और अर्नव से बोला कि सर, मेरा नाम मैक है और मैं आप दोनों का बहुत बड़ा फैन हूँ। आपकी हर शूटिंग में जरूर देखता हूँ और आपके डायलॉग्स तो मेरे दिलो दिमाग में छप चुके हैं। तब अर्नव ने कहा कि आपके हाथ में ये क्या है? फिर मैक ने कहा कि मेरे हाथ में मेरी एक रचना है और सर जी, मैं जीवन का युद्ध बहुत लड़ते हुए खुद वो बन गया। अर्नव ने कहा, मैं समझा नहीं, ये वो का मतलब क्या होता है? तब मैक ने कहा कि सर जी, वो का मतलब होता है W से राइटर, A से ऑथर, R से रीडर। स्वरलीना ने कहा कि आप तो एक कलाकार मालूम पड़ते हैं, कुछ अपने पिटारे से निकाल कर हमें भी सुना दीजिए कुछ भी, हम भी एक अच्छे श्रोता हैं। तब मैक ने कहा, ए इंसान, तू इन मुश्किलों से मत घबरा, तेरा भी दिन आएगा, चलता रहे इन कठिन राहों पर, तेरा कोई तो साथ निभाएगा। थक कर मेरे दोस्त कभी मत बैठना, नहीं तो तू पछताएगा। जिंदगी में मेहनत करता रहे, एक दिन तू नाम कमाएगा और तुझे गिराने वाले सिर्फ तुझे देखते रह जाएंगे और तू उनसे काफी आगे निकल जाएगा। अर्नव और स्वरलीना ने कहा, बहुत अच्छा मैक, गजब की लाइनें हैं और इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी। वाह, हमें बहुत मजा आया। तब मैक ने कहा कि आप ही मुझे कुछ सुना दीजिए सर। तब अर्नव ने कहा, रास्ते, मंजिलें, अरमान, ख्वाहिशें सब यहीं छूट जाएंगे। किसी दिन, किसी पल दम निकलेगा और हम टूट जाएंगे। जब तक तू जिंदा है मेरे दोस्त, तू सब में प्यार बांट ले, वरना जब इस जहां से चला जाएगा तो सब तुझसे रूठ जाएंगे। मैक ने कहा, वाह सर जी, गजब की और दिल को छू लेने वाली लाइंस बोली आपने, मुझे बहुत मजा आया। अब जरा मुझे आप दोनों एक ऑटोग्राफ दीजिए और मेरे साथ मोबाइल सेल फोन विद एरो से एक फोटो क्लिक करवा दीजिए। फिर ऑटोग्राफ और फोटो लेने के बाद मैक चला जाता है और अर्नव और स्वरलीना भी सी बीच से घूमकर घर वापस आ जाते हैं। घर आने पर अर्नव को इंस्पेक्टर अरुण दिखे तो अर्नव ने पूछा कि इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला कातिल का या अभी भी आप खाली हाथ ही हैं?
तब इंस्पेक्टर अरुण कहते हैं कि इतना तो पता चल ही गया है कि कातिल इसी घर का ही कोई सदस्य है और उसने शायद किसी रंजिश में सुधीर बाबू की हत्या कर दी। इंस्पेक्टर साहब ने अर्नव को बुलाया और साथ लेकर मृतक सुधीर राय के घर चले गए। फिर उन्होंने सबको बुलाकर पूछताछ करी और सबके चेहरे के इंप्रेशंस पर अर्नव नजर रखे जा रहा था। तब इंस्पेक्टर अरुण ने सुमित से पूछा कि तुम्हें गोल्डन कलर चेन अच्छी लगती है और तुम इसको हमेशा पहनते हो। तब अरुण ने डरते हुए कहा कि हाँ जी साहब, मैं गोल्डन कलर चेन रोज पहनता हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है। तब अर्नव ने कहा कि सर फिर आप ही बताइए कि कातिल कौन हो सकता है। इंस्पेक्टर अरुण ने कहा कि एक कहावत मशहूर है कि चोर की दाढ़ी में तिनका, लेकिन यहाँ पर इसकी जगह पर हम बोल सकते हैं कि चोर के गले में गोल्डन चेन। तभी इतना सुनते ही सुमित दरवाजे की तरफ भागा ही था कि उसे बाहर पहरा दे रहे कांस्टेबल ने धर दबोचा और अंदर इंस्पेक्टर अरुण के सामने खड़ा कर दिया। इंस्पेक्टर अरुण ने कहा कि सब लोग देख लो, मृतक सुधीर राय का असली कातिल ये आपके सामने खड़ा है, जिसका नाम है सुमित राय और जिसने अपने अंकल सुधीर राय की हत्या कर दी थी। कांस्टेबल जीवन ने कहा कि अब सबके सामने पूरा घटनाक्रम बताओ कि तुमने कैसे अपने अंकल सुधीर राय की हत्या को अंजाम दिया। तब सुमित ने बताया कि मेरे अंकल सुधीर बाबू हमेशा मुझसे नफरत करते थे। उनके पास काफी जमीन जायदाद और काफी धन दौलत थी और वो एक वसीयत बनाने की सोच रहे थे जिसमें वो अपने पूरे परिवार को, जो इस छत के नीचे इस मकान में रहता है, को अपनी धन दौलत और जमीन जायदाद में से कुछ ना कुछ हिस्सा सभी को देना चाहते थे, लेकिन मुझे वो फूटी कौड़ी तक देने को तैयार नहीं थे। वो रोज मुझसे उलझते और एक बार उन्होंने शराब के नशे में पूरे परिवार के सामने मुझ पर हाथ उठा दिया था, जिससे मुझे काफी अपमान सहना पड़ा और फिर मैंने सोच लिया कि मौका मिलने पर इस बुरे खूसट का काम तमाम कर दूंगा। फिर एक बार वो अंडमान निकोबार गए और मैं भी उन्हीं की में अंडमान निकोबार मास्क लगाकर पहुंच गया। वहां भी उनकी हत्या करने का मौका मुझे नहीं मिला। इतना कहते ही सुमित चुप हो गया। तब अर्नव ने कहा, फिर आगे बताओ। सुमित ने आगे कहा कि फिर 3 दिन पहले मैंने देखा कि अंकल सुधीर बाबू ने रात में छत पर बैठकर खूब शराब पी और वो छत पर ही सो गए। बाकी लोग किसी शादी के कार्यक्रम में गए थे। उस समय पूरे मोहल्ले में लाइट नहीं थी और सभी लोग लगभग सो चुके थे और रात के 11 बज रहे होंगे लगभग। मैं चुपके से खंजर लेकर छत पर गया और सुधीर बाबू का मुंह दबाकर खंजर मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी और फिर चुपके से छत से नीचे उतरकर वहां से शादी के कार्यक्रम में शामिल होने चला गया। फिर आगे आप लोगों को तो पता है ही। इंस्पेक्टर अरुण ने कहा कि अब तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। जीवन, इसको हथकड़ी लगाकर ले जाओ और लॉकअप में बंद कर दो। वहां रहकर ये फांसी होने का इंतजार करता रहेगा। तब जीवन कहता है कि ठीक है सर। इंस्पेक्टर अरुण कहते हैं कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इस केस को सुलझाने में हमारी मदद करने के लिए, खासकर आपका अर्नव जी। आप अच्छे एक्टर होने के अलावा एक जिम्मेदार नागरिक भी है। अर्नव ने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, ये तो हम सबका फर्ज था, जिससे केस को सुलझाने में कम समय लगा। फिर इंस्पेक्टर अरुण और कांस्टेबल जीवन कातिल सुमित को हथकड़ी लगाकर थाने ले जाते हैं। फिर अर्नव भी अपने घर में आ जाता है। तब स्वरलीना ने अर्नव से पूछा कि क्या हुआ, वहां पर कातिल पकड़ा गया क्या? तब अर्नव ने उत्तर दिया, कातिल कोई और नहीं, मृतक सुधीर राय का भतीजा सुमित ही था। इसे सुनकर स्वरलीना चौंक जाती है और कहती है कि क्या जमाना आ गया है। लोग रिश्ते नाते सब भूल गए हैं और धन दौलत जमीन जायदाद के लिए अपनों का ही खून कर देते हैं, लेकिन सुमित को क्या मिला? कुछ भी नहीं, ऊपर से अब जेल में बंद है और कुछ दिनों में फांसी भी हो जाएगी। तब अर्नव ने लंबी सांस ली और कहा कि तुम ठीक कह रही हो स्वरलीना। अर्नव को प्यार की राहों में फिल्म के डायरेक्टर विनोद पराशर का फोन आया कि अर्नव, तुम और नताशा फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में हमारे साथ कल नैनीताल उत्तराखंड चलोगे, ये नताशा को भी बता देना। तब अर्नव ने कहा, सर स्वरलीना को भी मैं अपने साथ रख सकता हूँ ना? विनोद पराशर ने कहा कि वहाँ उसका सीन तो नहीं है, लेकिन तुम अपने खर्च पर उसे ले जा सकते हो, मैं तुम्हें इसकी परमिशन देता हूँ। अर्नव बोला, थैंक यू वेरी मच डियर सर। फिर अर्नव ने नताशा को बताया कि कल हम प्यार की राहों में फिल्म की शूटिंग के लिए नैनीताल जा रहे हैं, सामान पैक कर लो अपना। फिर स्वरलीना को भी अर्नव ने बताया कि वैसे तुम्हारी शूटिंग तो नहीं थी, लेकिन मैंने फिल्म डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करके तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए तैयार कर लिया है, इसलिए हम दोनों का सामान पैक कर लो, कल सुबह निकलना है। स्वरलीना ने कहा कि ओके डियर, अब मैं हम दोनों का सामान पैक करने जा रही हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। अर्नव तब बाजार कुछ खास चीजों की खरीदारी करने के लिए चला जाता है। एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान पर एक फैन से उसकी मुलाकात होती है और वो उससे ऑटोग्राफ लेकर उसके साथ सेल्फी भी लेता है। साथ ही कहता है कि सर, मैं आपके लिए चंद लाइनें सुनाना चाहता हूँ। तब अर्नव कहता है कि इरशाद इरशाद। तब उसने कहा कि
कुछ जादू आपके साथ का है, कुछ जादू आपकी बात का है, हमें यूं ही आप दीवाना मत कहिए, ये जादू आपका जो हम पे है वो जादू आपसे पहली मुलाकात का है। अर्नव ने कहा, वाह वेरी नाइस लाइन्स, कीप इट अप ब्रो। अर्नव खरीदारी करके वापस घर आ जाता है और उसके बाद सब डिनर करके सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठ के सब तैयार होकर और नाश्ता करके एयरपोर्ट पहुंचते हैं और वहां सारी फॉर्मेलिटीज करके देहरादून की में बैठ जाते हैं। मुंबई एयरपोर्ट से जॉली ग्रांट देहरादून एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। तीनों काफी खुश थे कि शूटिंग के साथ नैनीताल भी घूमने को मिलेगा और खूब मजे रहेंगे हमारे इस बार नैनीताल की हसीन वादियों में। फिर वो शाम को देहरादून पहुंच जाते हैं। वहां से पूरी फिल्म के मेंबर्स के लिए एक लग्जरी वॉल्वो बस देहरादून से नैनीताल तक जाने के लिए पहले से ही बुक करा ली गई थी। एसी लग्जरी वॉल्वो बस सही समय पर एयरपोर्ट के बाहर नियत स्थान पर लग चुकी थी। सभी थोड़ा सुस्ताने और चाय नाश्ता करने के बाद उस बस में सवार होकर देहरादून से नैनीताल के लिए निकल पड़े। आधी रात को वो नैनीताल पहुंच गए और वहां एक होटल पहले से ही उनके लिए बुक था, उसमें सबने चेक इन कर लिया। फिर सभी फ्रेश होकर खाना खाकर अपने कमरों में सोने चले गए। काफी थका हुआ होने के कारण सभी को जल्दी नींद आ जाती है। अगले दिन सभी नहाकर ब्रेकफास्ट करके नैनीताल घूमने के लिए निकलते हैं। सभी पहले नैनीताल की माल रोड घूमते हैं और फिर माता नैना देवी जी के मंदिर, संकटमोचन श्री हनुमान जी के मंदिर और विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में बाबा जी के दर्शन करने जाते हैं। इसके बाद वहां से आकर सब नैनी झील में बोटिंग का आनंद लेते हैं और खूब मजे करते हैं। फिर सभी होटल वापस आते हैं। आज डिनर में सभी के लिए स्वादिष्ट पहाड़ी पकवान बने थे, जिनमें शामिल था मंडुवे की रोटी, झंगोरे का खीर, अरसा, चैसोनी, बाड़ी, कंडाली का साग, मक्के की रोटी। पहाड़ी व्यंजनों को खाकर सभी ने खूब तारीफ करी और फिर वो सब आराम करने अपने कमरों में चले गए। शाम को चाय पीने के बाद अर्नव, नताशा और स्वर्लिना तीनों टिफिन टॉप, इको केव एंड स्नो व्यू पॉइंट एक्सप्लोर करने के लिए होटल से निकल पड़ते हैं। नताशा ने इस सुहावने मौसम में सुंदर हरे भरे पहाड़ों और बेहतरीन नज़ारों को देखकर कहा कि अर्नव, आज तो मन प्रफुल्लित हो गया है यहाँ आकर, और इन बेहतरीन नज़ारों को देखकर कुछ कहने को मन करता है कि वाह, क्या खूबसूरत नैनीताल का नज़ारा है। हम बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ भी साथ तुम्हारा है। इस मौसम में प्यार होने लगे तो ये जानता जहाँ सारा है। हम यहाँ बार बार आ पाएं तो ये होगी हमारी किस्मत। अब हमने अपना सब कुछ इस पर वारा है। अर्नव और स्वर्लिना ने कहा कि वाह नताशा, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है तुमने। फिर वो टिफिन टॉप, इको केव, स्नो व्यू पॉइंट एक्सप्लोर करके माल रोड पर घूमने लगते हैं। स्वर्लिना ने कहा कि नैनीताल कितनी सुंदर जगह है। मेरा तो मानना है कि हर किसी को अपनी लाइफ में एक बार नैनीताल जरूर घूमने के लिए आना चाहिए। अर्नव ने कहा कि मेरा तो मानना है कि हर किसी को साल 2 साल में एक बार उत्तराखंड को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। नताशा ने कहा कि यस, यू बोथ आर राइट। फिर वो तीनों होटल में चले जाते हैं और फ्रेश होकर डिनर करने नीचे आ जाते हैं। डिनर करने के बाद अर्नव, नताशा और स्वर्लिना तीनों थोड़ा होटल की छत पर घूमने के लिए जाते हैं। छत पर चांद को देखकर अर्नव कहता है कि आज तो मुझे 3 चांद देखने को मिल रहे हैं। एक आसमान में चमक रहा है और 2 मेरे सामने खड़े हैं। अपनी तारीफ सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं। स्वर्लिना कहती है कि नैनीताल में कितना सुकून है ना अर्नव, और मौसम बहुत प्लेजेंट हो रखा है, यहाँ आकर तो मजा आ गया। अर्नव ने कहा कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे स्वभाव के, मेहनती और ईमानदार होते हैं। उत्तराखंड में अधिकांश घरों से एक व्यक्ति देश की सेवा करने के लिए आर्मी में भर्ती होता है और जी जान से देश की सेवा करता है। उत्तराखंड से बहुत सारे लोग आर्मी में शामिल हैं और तन मन धन से देश की सेवा कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी और गर्व की बात है। नताशा और स्वर्लिना ने कहा कि अर्नव, तुमने बिल्कुल सही कहा। नताशा ने कहा कि रात बहुत हो गई है, चलो सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सब उठते हैं और तैयार होकर ब्रेकफास्ट करते हैं। सुबह का नाश्ता फिनिश करने के बाद नैनी झील में स्टीमर बोट पर एक गाना नताशा और अर्नव पर फिल्माया जाता है। उस गाने की शूटिंग सक्सेसफुल रहती है और सभी उनकी तारीफ करते हैं। फिर कुछ सीन माल रोड पर भी फिल्माए जाते हैं, जिसे देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। शूटिंग के बाद दर्शकों ने उनका ऑटोग्राफ लेना शुरू कर दिया और कुछ लोगों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। विनोद पराशर, नताशा, स्वर्लिना और अर्नव चारों आज नैनीताल की हसीन वादियों और खुशनुमा मौसम में पैदल ही घूमने के लिए निकल गए। वो एक सुंदर जगह पर एक बेंच पर बैठ गए और गपशप लगाने लगे। तब विनोद पराशर ने कहा कि मैं आप लोगों को कुछ सुनाना चाहता हूँ। तब सभी ने कहा, सुनाइए सर, हम सुनने को बेताब है। फिर विनोद जी ने कहा, ये मौसम, ये वादियाँ, ये मंजर, ये हवाएं, यही तो यहाँ की निशानी है।
पहाड़ों ने सबको हमेशा सुकून दिया, यही तो यहाँ की कहानी है। पहाड़ों पर इन सब चीजों का होना, यानी यहाँ भीड़ सब लोगों की आनी जानी है, और पहाड़ों में सादगी है और अपनापन है, ये चीज हमने यहाँ आकर पहचानी है। नताशा, स्वरलीना और अर्नब ने कहा, वह डायरेक्टर साहब अति उत्तम, क्या कहने आपके, बहुत सुंदर यहाँ का वर्णन किया है आपने इस जगह का। मानना पड़ेगा आपकी पारखी नजर को और नैनीताल के आपके ऊपर असर को। तब विनोद पराशर ने कहा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चलो अब वापस होटल चलते हैं, वहां सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सब लोग होटल की ओर प्रस्थान करते हैं और 10 मिनट में होटल में पहुंच जाते हैं। फिर थोड़ी देर में सब डिनर की टेबल पर आ जाते हैं और स्वादिष्ट डिनर का मजा लेते हुए उसे फिनिश कर देते हैं। उसके बाद सभी लोग अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। नताशा को रात को एक सपना आता है जिसमें वो और अर्नब नैनीताल की माल रोड पर साथ में घूम रहे हैं और प्यार, इश्क, मोहब्बत की आपस में बातें कर रहे हैं। नताशा ने अर्नब से कहा कि अर्नब, मैं तुमसे आजकल बहुत ज्यादा इश्क करने लगी हूँ और दिन रात तुम्हारे ही सपनों में खोई रहती हूँ। तुम आजकल मुझे काफी अच्छे लगने लगे हो, मैं तुम्हारे बिना अब नहीं रह सकती हूँ। अर्नब कहता है कि नताशा, तुम सही कह रही हो, मुझे भी आजकल तुमसे ज्यादा लगाव हो गया है और तुम्हारे प्रति मेरा आकर्षण पहले से ज्यादा बढ़ गया है, यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे आई एम इन लव, दो दिल थ्रोइंग किसेस। नताशा ने कहा, प्यार भी एक नायाब चीज है जो हर किसी के नसीब में नहीं होती है, और जिसके नसीब में होती है तो उसे आप लकी पर्सन कह सकते हैं। अर्नब ने कहा कि सही कहा नताशा, तुमने अच्छे विचार प्रकट किए आपने। तभी जोर से आसमान में बिजली चमकी और नताशा की नींद खुल गई। तब उसने देखा कि अरे, मैं तो सपना देख रही थी, लेकिन वो मन ही मन सोचती है कि क्या उसको सच में अर्नब से लव, दो दिल थ्रोइंग किसेस हो गया है, या ये सिर्फ एक क्षण भर का आकर्षण है। फिर वो ये सोचते हुए सो जाती है। अगली सुबह विनोद पराशर, नताशा, स्वरलीना और अर्नब मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं और नैनीताल के सुहावने मौसम की तारीफ करते हुए थकते नहीं है। विनोद पराशर कहते हैं कि यहाँ की सुबह की ताज़ा हवा, दिन की गुनगुनी धूप, शाम का दिलकश नजारा और चांदनी रात, सब कुछ दिल को मोह लेता है और यहाँ की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। अर्नब ने कहा कि जी सर, आप सही कह रहे हैं, नैनीताल की या कहें कि पूरे उत्तराखंड की बात की जाए, हर जगह बहुत ही खूबसूरत है। स्वरलीना ने कहा कि सही कहा आप लोगों ने यहाँ के बारे में, मेरा तो मन करता है कि हर साल उत्तराखंड घूमने के लिए आऊं। नताशा ने कहा कि बिल्कुल आप तीनों सही कह रहे हैं कि उत्तराखंड बहुत सुंदर जगह है और यहाँ हर किसी को साल में कम से कम एक बार अवश्य आना चाहिए और इन सुंदर नज़ारों का आनंद लेना चाहिए। फिर वो वापस होटल लौट आते हैं और नहाकर तैयार होकर ब्रेकफास्ट फिनिश कर शूटिंग के लिए निकल जाते हैं। आज उनकी शूटिंग का आखिरी दिन था नैनीताल में, तो सब अपने आखिरी दिन को यादगार बनाना चाहते थे। शूटिंग शुरू होती है और बहुत सीन फिल्माए जाते हैं और दर्शक भी तालियां बजाकर पूरी फिल्म यूनिट की हौसला अफजाई करते हैं। इस तरह नैनीताल में फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाती है। फिर सभी होटल वापस आ जाते हैं। होटल में शाम को एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें सभी काफी एंजॉय करते हैं और इस लम्हे को सभी अपने मोबाइल में कैप्चर करना नहीं भूलते। सभी काफी खुश नजर आते हैं और फिर सब एक मूवी देखते हैं। तब तक सबका डिनर रेडी हो गया था। सभी डिनर करने लगते हैं और पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद लेते हुए पूरा पूरा आनंद का अनुभव करते हैं और इन व्यंजनों की काफी तारीफ करते हैं। फिर सभी डिनर करके सोने के लिए होटल के अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। स्वरलीना अर्नब से कहती है कि अर्नब, मुझे तो नताशा से जलन हो रही है। यहाँ के सारे सीन उसी को मिले और मेरे नसीब में तो एक भी सीन नहीं आया, और तो वो तुम्हारे भी ज्यादा करीब आने की कोशिश कर रही है। ये सब उसकी हरकतें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। अर्नब ने कहा, जहाँ तक शूटिंग का सवाल है तो वो डायरेक्टर साहब का काम होता है कि कौन सी शूटिंग कहाँ पर होनी है और किसके साथ होनी है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, समझे तुम। और नताशा की बात अगर तुम कर रही हो तो वो मुझे भी लग रहा है कि वो मेरे प्रति आकर्षित हो रही है, मगर मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ स्वरलीना, और ये मैं तुम्हें काफी बार बता भी चुका हूँ, इसलिए इन सब चीजों की तुम टेंशन मत लो। और फिर थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।